नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में सेना का प्रभाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। 2025 में जब पाकिस्तान सरकार ने 27वें संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया तो पूरे देश में हलचल मच गई। ऐसा लगा मानो इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान की सत्ता संरचना में एक अदृश्य तख्तापलट हो गया हो। संसद में बहस शुरू हुई, मीडिया में उथल पुथल मच गई और आम जनता के मन में सवाल उठने लगे, क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में जा रहा है और क्या देश का सबसे शक्तिशाली पद आर्मी चीफ अब संविधान से भी ऊपर हो जाएगा। यही है इस अमेंडमेंट की सबसे बड़ी कहानी, जो पाकिस्तान के लोकतंत्र और दक्षिण एशिया की स्थिरता दोनों को हिला सकती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास की ओर। 1947 में जब पाकिस्तान बना, तब से लेकर आज तक वहां लोकतंत्र और सेना के बीच सत्ता संघर्ष चलता रहा। पाकिस्तान में अब तक 4 बार सीधा सैन्य शासन लगा। जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। इन चारों में से हर एक ने संविधान में बदलाव किए ताकि सेना को ज्यादा अधिकार मिल सके। लेकिन 2008 के बाद उम्मीद जगी कि शायद अब पाकिस्तान लोकतांत्रिक रास्ते पर लौटेगा। फिर भी पर्दे के पीछे सेना की पकड़ कभी कमजोर नहीं हुई, चाहे प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार हो या नवाज शरीफ की। असली फैसले हमेशा रावलपिंडी यानी GHQ से ही तय होती रहे हैं। अब आते हैं 27वें संशोधन पर। इस संशोधन में जो प्रावधान सबसे ज्यादा चर्चे में है वह यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को संवैधानिक सुरक्षा दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति सेना प्रमुख के डिसीजन या आदेशों को अदालत में चुनौती देना चाहे तो अब वह ऐसा नहीं कर सकेगा। यह संशोधन सेना प्रमुख को कॉन्स्टिट्यूशनली अनटचेबल बना देता है, यानी अब वे किसी भी राजनीतिक या न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर माने जाएंगे। सेना प्रमुख के पद की अवधि, उनकी नियुक्ति या बर्खास्तगी, इन सब मामलों में अब संसद या प्रधानमंत्री का निर्णय लगभग समाप्त हो जाएगा। यही वह पॉइंट है जिसने पाकिस्तान में लोकतंत्र बनाम सेना की बहस को फिर से भड़का दिया है। विपक्ष का कहना है कि यह संशोधन पाकिस्तान को सैन्य राज्य में बदल देगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह कानून जनरल आसिम मुनीर को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टर बना देगा, यानी वे तब तक पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें हटाना असंभव न हो जाए। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में आतंकवाद, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेना की भूमिका अहम रही है और इसीलिए उसे संवैधानिक रूप से स्थिर बनाना जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी लोकतांत्रिक देश में सेना को संविधान से ऊपर रखा जा सकता है? पाकिस्तान में न्यायपालिका के कई पूर्व जजों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा है कि अगर सेना प्रमुख पर कोई संवैधानिक निगरानी नहीं रहेगी तो पाकिस्तान में कानून का शासन केवल किताबों तक सीमित रह जाएगा। मीडिया के कुछ हिस्सों में यह संशोधन साइलेंट कप यानी शांत तख्तापलट कहा जा रहा है। सड़क पर भी जनता की प्रतिक्रिया दिलचस्प रही। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कई जगह स्टूडेंट्स और नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए। खासकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या जनरल। सोशल मीडिया पर #27th अमेंडमेंट और मिलिट्री पावर टॉप ट्रेंड बन गए हैं। कुछ लोग सेना के समर्थन में भी उतरे, यह कहते हुए कि अगर सेना न होती तो पाकिस्तान आतंकवाद और विदेशी दबावों में कब का टूट चुका होता। और जरा सोचिए दोस्तों, इस संशोधन के असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगे। यह कदम पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। भारत के लिए यह चिंता का विषय इसीलिए है क्योंकि जब पाकिस्तान में सेना और
ज़्यादा ताकतवर होती है तो उसकी विदेश नीति पर असर पड़ता है। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान की सैन्य सरकारें अक्सर भारत विरोधी रुख अपनाती रही हैं ताकि देश के अंदरूनी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। इसीलिए यह अमेंडमेंट अप्रत्यक्ष रूप से भारत पाकिस्तान संबंधों को भी अस्थिर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कई थिंक टैंक इसे डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग यानी लोकतंत्र के पीछे जाने के संकेत मान रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भी चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट में डूबा है। अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो विदेशी निवेश और सहायता और घट सकती है। वहीं चीन ने इस पर चुप्पी साधी है क्योंकि पाकिस्तान उसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान में स्थिरता बनी रहे ताकि उसका निवेश सुरक्षित रहे, चाहे लोकतंत्र हो या ना हो। इस अमेंडमेंट का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को कमजोर करता है। यानी अगर भविष्य में कोई नागरिक सेना प्रमुख के किसी आदेश के खिलाफ अदालत जाए तो अदालत यह कह सकती है कि यह मामला संविधान के तहत सुरक्षित है। इससे अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही खत्म हो जाएगी। यह वही देश है जहां कभी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और बाद में अदालत ने माना कि वह फैसला जुडिशियल मर्डर था। यानी पाकिस्तान का इतिहास पहले ही न्यायिक त्रुटियों से भरा है और अब अगर सेना को पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा। इसी बीच पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि यह अमेंडमेंट वास्तव में पावर बैलेंस का पुनर्गठन है। उनके अनुसार अब सेना और सिविल सरकार के बीच स्पष्ट रूप से यह तय हो गया है कि फाइनल अथॉरिटी सेना प्रमुख के पास ही रहेगी। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति केवल औपचारिक पद बनकर रह जाएंगे। कुछ विश्लेषक इसे हाइब्रिड सिस्टम 2.0 कह रहे हैं जिसमें लोकतंत्र का मुखौटा तो रहेगा लेकिन नियंत्रण पूरी तरह सेना के हाथों में होगा। अब बात करें जनरल आसिम मुनीर की। वे पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख हैं और अपनी सख्त अनुशासन प्रिय छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ कई कार्रवाइयां की हैं। लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI का आरोप है कि यह अमेंडमेंट दरअसल आसिम मुनीर को कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर करने के लिए बनाया गया है ताकि आने वाले सालों में कोई भी राजनीतिक दल उन्हें चुनौती ना दे सके। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान की संसद ने यह संशोधन पास कैसे कर दिया। दरअसल संशोधन को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। आश्चर्य की बात यह रही कि विपक्ष के कई सदस्य उस दिन अनुपस्थित थे जबकि कुछ ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यानी सेना के प्रभाव में यह सुनिश्चित किया गया है कि संसद में कोई विरोध ना हो। यही वह तरीका है जो पहले भी कई बार इस्तेमाल हुआ है जब संविधान में बदलाव सेना के दबाव में किए गए। अगर भविष्य में यह कानून पूरी तरह लागू हो जाता है तो इसका अर्थ होगा कि पाकिस्तान में एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन चलने लगेगा। एक वह जो किताबों में लिखा है और दूसरा वह जो सेना के अनुसार चलता है। इससे न केवल लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ेगा बल्कि पाकिस्तान के संस्थानों की विश्वसनीयता भी खत्म होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह अमेंडमेंट केवल पाकिस्तान की राजनीति नहीं बल्कि सिविल मिलिट्री रिलेशन का एक बड़ा उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे जब संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का भरोसा टूटता है तो सेना जैसी संस्थाएं अपने अधिकार बढ़ा लेती है। यह लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हर उस देश के लिए जहां नागरिक संस्थाएं कमजोर हैं। और यही है इस अमेंडमेंट की असली कहानी। बाहर से दिखने वाला कानूनी बदलाव लेकिन अंदर से एक गहरी सत्ता की चाल। पाकिस्तान की संसद में पास हुआ यह छोटा सा संशोधन शायद आने वाले वर्षों में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक दिशा तय कर देगा। क्या पाकिस्तान का लोकतंत्र अब इतिहास बन जाएगा या क्या जनता फिर से अपनी आवाज उठाएगी? यही सवाल आज हर सोचने वाले नागरिक के मन में है और यही वजह है कि स्टूडेंट मस्ट नो इस अमेंडमेंट का असली मतलब। यह केवल एक कानून नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि सत्ता जब जवाबदेही से मुक्त हो जाएगी तो लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का ये 27वां संशोधन लोकतंत्र के लिए खतरा है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत? कमेंट में अपनी राय जरूर
ज़रूर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।